हेलो एवरीवन। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं उसमें जो भाग दो उसके सिलेबस में लिखा हुआ है, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो वो भाग दो जो है वो कंप्यूटर से संबंधित है। ओके, तो जो अभी हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये कंप्यूटर का है। अब जो ये आज वाला लेक्चर है ये बेसिकली सेकंड लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो कंप्यूटर की अगर बात किया जाए तो कंप्यूटर में जो पहला टॉपिक था उसके अलावा जो आज ये सेकंड वाला है इसमें जो उस सिलेबस का नाम मेंशन किया गया है वो बेसिकली इंटरनेट से संबंधित ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे और WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के मतलब टॉपिक से पूछे गए सवालों को यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये बेसिकली आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दो छोटे छोटे टॉपिक को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, जस्ट अ मिनट या ओके तो इंटरनेट हो गया और वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित जितने भी सवाल यूपी ट्रिपल एस सी ने अभी तक पूछे हुए हैं उन सारे सवालों को आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर के पहले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। आज का जो सवाल है वो बेसिकली पहला जो सवाल है वो आप देख पा रहे होंगे वो असर्शन और रीजन का है, यानी कथन और कारण से संबंधित आपको सवाल देखने को मिलेंगे। कथन और कारण क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कथन कह रहा है बेसिकली कि वेबसाइटों को होस्ट करने वाले वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है। ओके, यानी जो पहला असर्शन कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है बेसिकली वेबसाइटों को होस्ट करने वाले वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि अगर देखा जाए तो जो स्टैटिक आईपी एड्रेस होते हैं, मैं यहाँ नीचे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वे अस्थाई होते हैं। स्टैटिक आईपी एड्रेस होते हैं वो स्थायी होते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वो विश्वसनीय पता प्रदान करते हैं, विश्वसनीय पता। ओके, यही रीज़न है कि उसका उपयोग किया जाता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा स्टैटिक आईपी एड्रेस तो होता है लेकिन उसमें स्टैटिक ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, यानी वो स्टैटिक होता है, वो कहीं इधर उधर मूव नहीं कर सकता। ओके, तो बेसिकली स्टैटिक आईपी एड्रेस को इसीलिए प्राथमिकता दी जाती है वेबसाइटों को होस्ट करने के लिए क्योंकि वो स्थायी होते हैं, यानी परमानेंट होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो विश्वसनीय पता प्रदान करते हैं, रिलायबल एड्रेस आपको प्रदान करते हैं। तो जो असर्शन है बेसिकली कथन है वो आपका बिल्कुल सही है। ओके, कारण की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कारण यानी रीजन क्या कहना चाह रहा है? रीजन ये कह रहा है कि जब भी कोई उपकरण या डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो स्टैटिक आईपी एड्रेस स्वचालित रूप से बदल जाते हैं। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए एग्जामिनर आपको ट्रैप करने की बात को मतलब ट्रैप करना चाह रहा है, लेकिन अगर आप इस पूरे लाइन को आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो एक चीज़ आपको ज़रूर समझ में आएगा कि जो स्टैटिक चीज़ होती है वो बदलेगी नहीं। ओके, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, थमा हुआ, एक जगह स्थिर। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब भी कोई उपकरण यानी डिवाइस जो है वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो ये कह रहा है, रीज़न कह रहा है कि स्टैटिक आईपी एड्रेस जो होता है वो स्वचालित रूप से बदल जाते हैं। कैसे बदलेगा भाई? अगर कोई चीज़ स्टैटिक है, आप खुद सोचिए अपने दिमाग से कि कोई भी चीज़ अगर स्टैटिक है तो वो कहीं भी लगा दीजिए वो स्टैटिक है तो स्टैटिक ही रहेगा, वो कहाँ से बदल जाएगा। ओके, तो रीज़न में अगर देखा जाए तो आपको एग्जामिनर ट्रैप करने की, आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली अगर देखा जाए स्टैटिक आईपी एड्रेस जो होता है वो स्वचालित रूप से नहीं बदलता, वो एक जगह स्थिर रहता है। लेकिन इसके विपरीत अगर डायनामिक आईपी एड्रेस की बात कर लिया जाए तो डायनामिक जो आईपी एड्रेस होता है वो बदलता जाता है। ओके, तो जो रीजन है वो आपका गलत हो जाएगा। असर्शन आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, रीज़न आपका गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे ये स्टैटिक आईपी एड्रेस की बात कर रहा है और कह रहा है कि ये स्वचालित रूप से बदल जाता है। नहीं बदलेगा, क्योंकि स्टैटिक है तो वो एक जगह रुका हुआ होगा, बेसिकली वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहीं पे डायनामिक आईपी एड्रेस होता तो वो बिल्कुल बदल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर आपका होगा कि असर्शन जो है, कथन जो है ए वो सही है लेकिन रीजन जो है वो गलत है। तो पहला ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू कह रहा है तो ये चला गया। ऑप्शन बी में अगर देखें तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो रीजन इज फॉल्स, बिल्कुल ये सही बात है।
अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो असर्शन यहाँ पे दो, ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में दोनों एक ही चीज़ लिख दिया है, जबकि ये मिसप्रिंट है। बेसिकली अगर देखा जाए तो या तो आप बी को ऑप्शन मान लीजिए या तो सी को आंसर मान लीजिए, कोई एक ही आंसर होगा। तो आप करेक्ट आंसर इसका बेसिकली अगर देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्यों रीज़न इसका मतलब सही होगा, असर्शन इसका सही है, रीज़न इसका फॉल्स है। मैंने आपको बताया क्यों सही है और क्यों फॉल्स है, दोनों चीज़ मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और हम लोग आगे चलते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इसको शॉर्टकट में WWW कहते हैं, में पहुंच सकता है। ओके, सवाल कह रहा है कि निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है या पहुंच सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है आपका, जस्ट अ मिनट कलर चेंज कर लो। ओके, पहला कह रहा है HTTP, HTTP। ऑप्शन बी कह रहा है SMTP। ऑप्शन सी कह रहा है SLIP। ओके, तो सबसे पहले इसके आंसर तक पहुंचने से पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कंप्यूटर से संबंधित ना एक दो सवाल आपको फुल फॉर्म से ही रिलेटेड आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पहला जो है आपका HTTP है, इसका फुल फॉर्म होगा आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर SMT की बात किया जाए, SMT का क्या फुल फॉर्म होगा, तो इसका फुल फॉर्म होगा आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, और स्लिप की अगर बात किया जाए, SLIP की बात किया जाए, तो इसका फुल फॉर्म होगा सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, अब हम लोग सवाल पे आते हैं कि निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसमें पहुंचा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है, इसका प्रयोग है जो वो WWW द्वारा किया जाता है, और इसका प्रयोग मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बाकी जितना मैंने आपको फुल फॉर्म बताया वो सारे फुल फॉर्म आप कहीं एक जगह नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। आपका जब एग्जाम हो जाएगा लेखपाल वाला, फिर आप आके मुझे थैंक यू जरूर कहेंगे कि सर जो आपने बताया बिल्कुल उसी तरीके से एग्जाम में सवाल आ रहे हैं। ओके, ये सारे PYQs हैं। PYQ से बेस्ट कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं होता किसी एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए, यानी किसी एग्ज़ाम का नेचर कैसा होगा, उस कमीशन का कैसा नेचर होगा, अगर उसके आप PYQs को लगा लीजिए, उसके PYQs को आप एनालाइज कर लीजिए, उसके PYQs आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लीजिए, तो आप बिल्कुल 50% बैटल वहीं पे जीत जाएंगे। ओके, तो जितना भी मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ सारा नोट करते जाइएगा। जो भी फुल फॉर्म बता रहा हूँ उसे आप एक साइड में किसी पेज पे लिख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे यही रिवाइज करना होगा, यही आपको आखिरी में रटना भी पड़ेगा, क्योंकि रटना पड़ेगा इतना मतलब ये ऐसे एग्ज़ाम में सवाल ही ऐसे आएंगे कि आपको ये बिना ऐसे सरसरी निगाह से देखेंगे तो शायद आपको सॉल्व करने में मुश्किल होगी। ओके, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, HTTP। अगले सवाल पर हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि इंटरनेट सेवा का उसके प्रोटोकॉल से मिलान कीजिए, यानी एक साइड आपको इंटरनेट सेवा दे रखा है और उसके दूसरे साइड अगर आप देखेंगे तो उसके प्रोटोकॉल को दिया है जो कि आपको उसको मिलाना है। यानी सूची 1 में अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट सर्विस की बात कर रहा है, सूची 2 में अगर आप देखेंगे तो उससे संबंधित प्रोटोकॉल की बात कर रहा है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि किस सर्विस का कौन सा प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पर पहला जो सर्विस दिया है बेसिकली वो ईमेल की बात कर रहा है। ओके, ईमेल की बात कर रहा है। जो दूसरा है वो न्यूज़ ग्रुप की बात कर रहा है। तीसरा जो है वो इंटरनेट टेलीफोनी की बात कर रहा है। चौथा जो है वो चैट या इंस्टेंट मैसेजिंग की बात कर रहा है। ओके, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले उसके सामने जो प्रोटोकॉल दिया हुआ है ना, प्रोटोकॉल के थोड़ी से फुल फॉर्म को हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। पहले जो ये VoIP लिखा है, इसका अगर मतलब आप देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म होगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल।
अगर आप इसके फुल फॉर्म को समझ जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक आप आधा बैटल यहीं पार कर जाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक आपको आंसर समझ आने लगेगा कि इसका क्या आंसर होने वाला है। ओके, यस आईआरसी की अगर बात करें, आईआरसी का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म जो होगा इंटरनेट रिले चैट। ओके, NNTP का मतलब होता है, अगर इसको देखा जाए तो नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, अब बात इसकी आ गई है, इसकी यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ, इस वाले को SMT इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ। ओके, आप समझ जाइएगा। SMTP का मतलब अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है सिंपल मेन ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, इसके अलावा जो POP3 दिया है, POP का मतलब होता है, मैं कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। के POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ओके, ये वर्जन 3 है, वर्जन 3। इसके अलावा अगर IMAP की बात किया जाए तो IMAP को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान, स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ओके, इसका मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, ये फुल फॉर्म हो गया। अब हम लोग आते हैं इधर बाएं साइड जो इसकी इंटरनेट सर्विस दिया है, ईमेल की अगर बात करें, आप ईमेल की अगर बात करोगे तो आप यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट मैचिंग हो जाएगा वो SMTP POP या IMAP हो जाएगा, क्योंकि ये मैसेजिंग की बात कर रहा है। ईमेल में हम लोग क्या करते हैं, मैसेज ही भेजते हैं। न्यूज़ ग्रुप की अगर बात करें तो न्यूज़ ग्रुप जो है आपका NNTP हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नेटवर्क न्यूज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बात कर रहा है, तो न्यूज़ ग्रुप आप इससे मैच करा दीजिए। चैट की अगर आप बात करें, इंस्टेंट मैसेजिंग की बात करें तो आपका ये डायरेक्ट इसी से मैच हो जाएगा। इंटरनेट रिले चैट की बात कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगर हम लोग इंटरनेट टेलीफोनी की बात करें तो ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वाले से मैच हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, तो आपको मैंने फुल फॉर्म बता दिया, उससे भी आप गेस कर सकते हैं कि किसका कौन सा करेक्ट आंसर होने के लायक है, कौन सा हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप ईमेल को एक को 2 से अगर मैच कराएंगे तो आपको यहीं पर मिलेगा, यही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ओके, तो आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा इस पर पॉज करके वीडियो को अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको सोचिए और समझिए कि आखिर कौन सी चीज़ किससे मैच कर सकती है, क्योंकि लगभग मैंने सारी चीज़ों के यहाँ पे इसके फुल फॉर्म को बता दिया है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि कौन सा इसमें से, इन चारों ऑप्शन में से ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है, टाइप नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले का फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं कि DSL का फुल फॉर्म क्या होता है। DSL का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ओके, तो इन अगर चारों ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे तो पूछा क्या है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। ब्रॉडबैंड क्या होता है, बेसिकली हमको इंटरनेट की सुविधाएं प्राप्त करता है। जैसे DSL हो गया तो ये तो बिल्कुल होगा। ओके, सैटेलाइट हो गया, सैटेलाइट से हमें इंटरनेट मिलता है, बिल्कुल सही बात है। आप अभी देखेंगे एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, वो भी सैटेलाइट लॉन्च कर करके ही हमको इंटरनेट की सुविधाएं देती है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। फाइबर ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो एक TIR कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करता है वो। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में होता है वो लाइट के फॉर्म में जो होती है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। तो ये भी आपका अगर देखेंगे तो बिल्कुल ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है या टाइप है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर C दे रखा है डायल्ड अप, ये बेसिकली इंटरनेट कनेक्शन का, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का ये टाइप नहीं है। ओके, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा,
डायल अप जो है वो इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं है, बाकी जितने भी हैं DSL हो गया, सैटेलाइट हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के उदाहरण के कैटेगरी में आते हैं। डायल अप की अगर बात किया जाए तो डायल अप बेसिकली अगर देखा जाए तो डायल अप जो होता है वो टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है इसमें, और इसकी जो गति होती है, स्पीड जो होती है बहुत कम होती है। ओके, यानी डायल अप कनेक्शन जो होता है वो टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है, जो भी लैंडलाइन के थ्रू जाती है टेलीफोन लाइनें, बेसिकली उसी लाइन का ये उपयोग करता है, और इसकी जो गति होती है, जो स्पीड होती है, वो सैटेलाइट कनेक्शन वाले के तुलना में अगर देखा जाए तो काफ़ी कम होता है। और जो सवाल पूछा है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायल अप। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि डैश में सभी ऑनलाइन गतिविधियां शामिल हैं जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं, और डैश वह तकनीक है जिसमें बड़े डेटा सेट से पैटर्न निकालना शामिल होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है डिजिटल फुटप्रिंट, ऑप्शन बी क्या मतलब उसी में कह रहा है डेटा माइनिंग। दो कॉन्सेप्ट पूछा है ना, एक आपको यहाँ पे लिखना होगा, एक आपको यहाँ पे लिखना होगा, तो दोनों आपको देखना होगा। तो डिजिटल फुटप्रिंट हो गया, डेटा माइनिंग हो गया, ऑप्शन बी कह रहा है प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, और एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन हो गया, ऑप्शन सी कह रहा है डेटा माइनिंग हो गया एंड प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, ऑप्शन डी कह रहा है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन हो गया और डिजिटल फुटप्रिंट हो गया। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब ये होता है कि सभी ऑनलाइन जो गतिविधियां शामिल हैं जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं, उसी को हम लोग डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। यानी इसमें सभी ऑनलाइन गतिविधियां शामिल हैं जिसे जान करके या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं। ओके, और डेटा माइनिंग की अगर बात किया जाए तो डेटा माइनिंग का मतलब होता है कि बेसिकली वह तकनीक है, वह टेक्निक है जिसमें बड़े डेटाबेस से पैटर्न निकालना शामिल होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इस वाले सेक्शन में डिजिटल फुटप्रिंट की अगर यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को रख देते हैं तो देखिए फिट बैठता है कि डिजिटल फुटप्रिंट में सभी ऑनलाइन गतिविधियाँ शामिल हैं जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और इसके अलावा जो दूसरा वाला है कि डेटा माइनिंग, मैं यहाँ शॉर्टकट में डीएम लिख दे रहा हूँ। डेटा माइनिंग वह तकनीक है जिसमें बड़े डेटा सेट से पैटर्न निकालना शामिल होता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिजिटल फुटप्रिंट और डेटा माइनिंग। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे फिल फुल फॉर्म की बात कर दिया है कि एक्सपैंड IRC। अभी मैं आपको कितनी बार बोला कि इसके फुल फॉर्म भी आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आ गया है कि IRC का विस्तार कीजिए, यानी इसके फुल फॉर्म की बात कर रहा है। अगर IRC के फुल फॉर्म की बात किया जाए तो इसका होता है इंटरनेट रिले चैट। अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं तो दो सवाल पहले जस्ट मैंने अभी आपको बताया, ये वाला देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो मैंने आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बताया था IRC का, इंटरनेट रिले चैट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फुल फॉर्म आपको ज़रूर ध्यान में रखना है और एक पेज में कहीं साइड में इसको लिखना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर यही एग्ज़ाम में आपके काम आने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा IRC का, वो आपका हो जाएगा इंटरनेट रिले चैट, यानी ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होने वाला, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट रिले चैट IRC का फुल फॉर्म है। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा शब्द उस नेटवर्क को संदर्भित करता है जो आंतरिक उपयोग के बड़े नेटवर्क को छोटे खंडों में विभाजित करने से उत्पन्न होता है। यानी अगर इसको हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं इस सवाल को, तो कह रहा है कि कौन सा शब्द है उन नेटवर्क को संदर्भित करता है जो आंतरिक उपयोग के बड़े नेटवर्क को छोटे खंडों में, यानी कोई अगर बड़ी चीज़ है उसे छोटे छोटे पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो उसे क्या बोलते हैं, उसे सब पार्ट बोल सकते हैं। बिल्कुल, यानी ये बड़ा पार्ट है कोई, इसको अगर हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में कर दें तो ये उसी के टुकड़ों का सब पार्ट कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगा के हम लोग आंसर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। सवाल वही कह रहा है कि कौन सा शब्द उन नेटवर्क को संदर्भित करता है जो आंतरिक उपयोग के बड़े नेटवर्क को छोटे खंडों में यानी सब पार्ट में विभाजित करने से उत्पन्न होता है। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या कह रहा है कि एड्रेस स्पेसेस की बात कर रहा है, सबनेट की बात कर रहा है, प्रीफिक्स की बात कर रहा है, डोमेन्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक टर्म दिख रहा होगा सबनेट, यानी बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करने से उत्पन्न होने वाले जो पॉइंट होते हैं उसे सबनेट कहा जाता है, अगर इसी को सबनेटिंग भी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगर सबनेटिंग की बात किया जाए, यानी सबनेट्स की अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, तो ये वह तकनीक होती है जिसके द्वारा एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। इन छोटे नेटवर्कों को सब नेटवर्क कहा जाता है। ओके, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो नेटवर्क को अधिक सुरक्षित करना, उसको अधिक कुशल बनाना और उसे और व्यवस्थित बनाना, ये सबनेट का जो है मुख्य उद्देश्य होता है, प्राइमरी गोल इसका होता है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है, दो कॉलम दे रखा है, कॉलम 1 और कॉलम बी। तो कॉलम 1 में टर्म दे रखा है और कॉलम बी में उसके डिस्क्रिप्शन को दे रखा है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा फॉन्ट, इसका फॉन्ट साइज आपको छोटा दिख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ओके, पहला कह रहा है एटी एंड टी लॉन्ग लाइन्स। ओके, एटी एंड टी लॉन्ग लाइन्स की अगर बात किया जाए, तो ये बेसिकली क्या होता है कि टूटने के बाद लंबी दूरी की टेलीफोन सेवाएं प्रदान की। ओके, यानी एक को अगर हम दो से मैच करा दें तो इसका ये आंसर मैच कर जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है RBOCs, यानी इसका फुल फॉर्म है रीजनल बेल ऑपरेटिंग कंपनीज। यानी इसको अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली क्या होगा, रीजनल कंपनी क्रिएटेड आफ्टर एटी एंड टी ब्रेक अप, यानी एटी एंड के टूटने के बाद बनाई गई क्षेत्रीय कंपनियां। अगर दो को हम लोग एक से मैच करा दें, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन सी क्या कह रहा है, MFJ, इसका फुल फॉर्म होगा मॉडिफाइड फाइनल जजमेंट। अगर तीन को हम लोग यहाँ पे देखें तो कानूनी निर्णय जिसके कारण 1984 में एटी एंड टी का विघटन हुआ था। ओके, यानी तीन को अगर हम लोग तीन से मैच करा दें, और यहाँ पे ऑप्शन डी क्या कह रहा है, LATA, यानी लोकल एक्सेस ट्रांसपोर्ट एरिया। इसको अगर हम लोग स्थानीय बनाम, इसको 4 से मैच कराने की कोशिश करते हैं, स्थानीय बनाम लंबी दूरी टेलीफोन की सेवा को विनियमित करने के लिए बनाए गए भौगोलिक विभाजन की अगर बात किया जाए, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से मिलता हुआ दिखेगा। यानी एक को दो से किस में है, पहले ही ऑप्शन में आपको दी जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका पहला हो जाएगा, एक को दो से मैच करा दीजिए, दो को एक से मैच करा दीजिए, सी को 3 से मैच करा दीजिए और डी को 4 से मैच करा दीजिए, आपको करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा सोचिए, यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड में ये सवाल पूछ लिया है, मतलब किस लेवल तक एग्जामिनर जाके सवाल पूछता है। यहाँ पे अगर कंप्यूटर वाले भी होंगे कुछ बच्चे, उनको भी करने में ये दिक्कत आएगा। ओके, अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि HTML का विस्तृत रूप है, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ लिया है। तो HTML को अगर हम लोग फुल फॉर्म इसका लिखें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार आपको जोड़ दे रहा हूँ कि फुल फॉर्म आप जरूर देखिएगा। तो इसका पहला ऑप्शन कह रहा है हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, नहीं होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी कह रहा है हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, अच्छा, इसकी HTML की अगर बात करें तो इसका प्रयोग जो होता है ना, वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा हस्तांतरण यानी डेटा ट्रांसमिशन की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं। ये पॉइंट बेसिकली डेफिनेशन ही है कि कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत डेटा ट्रांसमिशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी लिमिट को क्या कहते हैं, तो उसको बैंडविड्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाती है। यानी टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा ट्रांसमिशन द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए अगर देखा जाए तो बेसिकली DSL का यूज किया जाता है। किसका, DSL। DSL का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो होता है, यही क्या करता है कि टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा ट्रांसमिशन द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी DSL। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं है। ओके, यानी सवाल कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में क्या
यूनिक नहीं है। आईपी एड्रेस यूनिक होता है, बिल्कुल होता है। कंप्यूटर का नाम यूनिक होता है, बिल्कुल होता है। वर्क ग्रुप का नाम अगर देखा जाए तो वर्क ग्रुप का नाम जो होता है ये यूनिक नहीं होता है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। पूछा क्या है, कौन सा यूनिक नहीं होता, तो आपका वर्क ग्रुप का जो नाम है वही यूनिक नहीं होता। बाकी आईपी एड्रेस और कंप्यूटर का नाम जो है वो दोनों यूनिक ही होते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। एक कुकी बेसिकली जब आप इंटरनेट यूज करते हैं ना तो आपको कई चीज़ आपको हामी भराने के लिए बोलता है, आपकी परमिशन की डिमांड करता है। तो आप देख रहे होंगे, अगर थोड़ा बहुत आप मोबाइल चलाते होंगे तो कभी कभी आपको कुकीज़ देखने को मिलता है। वो बिस्किट वाला कुकी नहीं, ये कुकी कंप्यूटर में जब आप मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, जो आप सर्च करते हैं तो उस दौरान ये आता है, आपकी परमिशन मांगता है। तो बेसिकली एक कुकी क्या होता है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। ऑप्शन बी कह रहा है उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर को संग्रहित करता है। ऑप्शन सी कह रहा है उपयोगकर्ता द्वारा पासवर्ड संग्रहित करता है। ऑप्शन डी कह रहा है उपयोगकर्ता द्वारा प्रयोग की गई कमांड को संग्रहित करता है। तो सबसे पहले हम लोग कुकीज़ को जान लेते हैं होता क्या है, फिर ऑटोमेटिक आंसर हमको पता चल जाएगा। अगर आमतौर पे देखा जाए तो उन वेब एप्लीकेशन को संचालित करने में मददगार होता है। कुकीज़ होता है वेब एप्लीकेशन को संचालित करने में मददगार होता है, जो इंटरनेट पर हमारी प्राथमिकताओं, हमारी रुचियों आदि पर निगाह रखता है। मतलब ये इलीगली होता है बेसिकली। अगर आप देखें तो ये आपकी परमिशन मांग लेता है। अगर आप हाँ भर दिए तो आपको आपके जितने भी हिस्ट्री होती है उनको सेव करने का काम करता है। यानी कुकीज़ की अगर बात करें तो कुकीज़ की मदद से वेबसाइट संचालक जो होता है, जो इस चीज़ को लीड कर रहा है, वो ये जान सकता है कि आप उसकी वेबसाइट पे या उनकी वेबसाइट पे क्या देख रहे हैं, कितनी बार देख रहे हैं, कितनी देर तक उनकी वेबसाइट पे आप बने रह रहे हैं। ओके, ये सब चीज़ आपको वो ट्रैक करता है। तो एक कुकी उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी को संग्रहित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुकी जो होता है वो उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करने का काम करता है। लेकिन ये आपकी परमिशन मांगता है। बहुत से लोग नहीं जानते अपने देश में, तो वो परमिट कर देते हैं, तो वो उनकी वेबसाइट में जितने भी गतिविधियां देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो उन सभी की जानकारी को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, संग्रहित करता है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है। ओके, इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन है जो कि कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है। ये हमें पता कैसे लगेगा, क्योंकि शॉर्टकट दे रखा है। तो पहले फुल फॉर्म जानते हैं। यहाँ पे ट्रिपल पी की बात अगर किया जाए, इसका मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पीपीपी का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, एफटीपी की अगर बात किया जाए तो इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ईपीएफ का मतलब होता है ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ओके, तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो होता है, आप यूपीएससी का अगर एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उसमें एक ईपीएफओ का वैकेंसी आता है। तो बेसिकली वो जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड होता है ना, कर्मचारी निधि जो होती है, बेसिकली उसमें ये काम किया जाता है। उसकी फुल फॉर्म को यहाँ पे दे दिया है। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित है, तो बिल्कुल ये संबंधित है। पहला वाला तो संबंधित है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बात किया जाए तो ये भी संबंधित है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की बात किया जाए तो ये भी आप उससे कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित है, यानी कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ईपीएफ जो हो, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो है, ये कर्मचारी जो प्रोविडेंट फंड होता है उससे संबंधित है, ना कि ये कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, ईपीएफ। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि आईएसडीएन एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां ऑप्शन ए कह रहा है ध्वनि, वीडियो एवं डेटा साथ साथ संचारित होते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है केवल ध्वनि संचारित होता है। ऑप्शन सी कह रहा है केवल वीडियो संचारित होता है। ऑप्शन डी कह रहा है केवल डेटा संचारित होता है। अगर आईएसडीएन की फुल फॉर्म की बात अगर हम लोग करें तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो आपका हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विसेज
डिजिटल नेटवर्क, ओके। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ISDN का फुल फॉर्म है। और ये डिजिटल टेलीफोन सेवा में अगर देखा जाए, जो ISDN है, ये डिजिटल टेलीफोन सेवा में ध्वनि को, वीडियोस को, डेटा को प्रदान करने का एक अंतर्राष्ट्रीय माध्यम है। इसका मतलब ये है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्वनि, वीडियो एवं डेटा साथ साथ संचालित या संचरित होते हैं, ओके। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। वायरस क्या होता है? जिनके पास भी लैपटॉप होगा, जिनके पास भी मोबाइल होगा या कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, आप देखते होंगे कि उसमें ये होता है कि वायरस आ गया है, यानी आपका कोई भी वो एक्सेसरी जो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता, तो यही कहा जाता है कि उसमें वायरस एंट्री हो गया। तो ये सवाल कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा टेक्निक है जिसके द्वारा आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। वो इन तीन ऑप्शन होगा जिससे कर सकता है, वो चौथा ऑप्शन कौन सा है जिससे वो संक्रमित नहीं कर सकता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला जो ऑप्शन कह रहा है कि अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ संगीत, संचिकाएँ यानी फाइल्स एवं छवियां साझा करना। अगर आप किसी चीज़ को एक मतलब डिवाइस से दूसरे डिवाइस में शेयर कर रहे हैं तो उसमें वायरस होने की या वायरस ट्रांसफ़र होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी कह रहा है प्रलेख यानी PDF और फाइल्स बनाना। PDF या फाइल्स आप बना रहे हैं तो उससे कोई भी वायरस ट्रांसफ़र होने के चांसेस नहीं होते हैं, ओके। तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। यानी अगर आप PDF को बना रहे हैं या फाइल्स को बना रहे हैं तो बनाने से आपका कोई भी अगर देखेंगे तो वायरस ट्रांसफ़र नहीं होता, यानी डॉक्यूमेंट्स या PDF फाइल बनाने पर कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित नहीं कर सकता। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? स्पैम ईमेल या ईमेल संलग्नक खोलना। अगर आपके पास कोई स्पैम ईमेल आ रखा है, अगर आप उसको ओपन कर रहे हैं तो मे बी वो डेंजरस हो सकता है आपके लिए, वो वायरस उसमें हो सकता है, ओके। तो ये भी चांस है। इसके बाद ऑप्शन डी कह रहा है निःशुल्क गेम्स, टूल बार्स, मीडिया प्लेयर्स और अन्य प्रणाली जो है उपयोगिताओं को डाउनलोड करने से भी आपके डिवाइस में जो है वो वायरस आने के चांसेस होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि PDF हो गया या फाइल्स जो है उसको बनाने से वायरस का ट्रांसफ़र नहीं होता। और पूछा क्या है कि इन चारों में से वो कौन सा एक उपाय है जिसके द्वारा वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित नहीं कर सकता है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। वेब ब्राउज़र की अगर बात किया जाए तो इनमें से कौन सा है जो नहीं है वेब ब्राउज़र, ओके। ये पॉइंट ध्यान। गूगल की बात किया जाए, फायरफॉक्स, मोजिला की बात किया जाए, माइक्रोसॉफ्ट एज की बात किया जाए या नेटस्केप नेविगेटर की बात किया जाए, तो एक एक करके देखते हैं। अगर वेब ब्राउज़र की बात किया जाए तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो ब्राउज़र मुख्य रूप से इंटरनेट पर वेबसाइट को प्रदर्शित करता है और उन्हें एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है, ओके। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जैसे सामग्री एग्जांपल के तौर पे HTML हो गया यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया, या XML हो गया यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जैसे भाषाओं का इसमें उपयोग किया जाता है, किसमें? वेब ब्राउज़र में, ओके। तो वेब ब्राउज़र की अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए कि वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, तो जैसे आपका एग्जांपल हो जाएगा ऑप्शन, पहले तो ऑप्शन को ही देख लेते हैं। जैसे ये फायरफॉक्स मोजिला जो है ये एक आपका वेब ब्राउज़र, आप कह लीजिए कि ये वेब ब्राउज़र है, ओके। इसके अलावा नेटस्केप नेविगेटर की बात करें तो ये भी एक तरीके का वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें तो ये भी एक तरीके का वेब ब्राउज़र है। लेकिन अगर गूगल की बात किया जाए तो गूगल जो है ये वेब ब्राउज़र नहीं है, ये एक तरीके का क्या है, ये सर्च इंजन है। गूगल पे हम लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं, ओके। यह एक तरीके का वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी जितने भी हैं, इसके अलावा अगर वेब ब्राउज़र की और बात करें तो एक और एग्जांपल जैसे आपको देखिए UC ब्राउज़र पहले के समय में आता था, या आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा UC ब्राउज़र, फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप नेविगेटर, ये सब क्या है, ये वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं। तो सवाल क्या पूछा है, कौन सा इसमें वेब ब्राउज़र नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो गूगल है, गूगल एक तरीके का सर्च इंजन है, ना कि एक वेब ब्राउज़र है, ओके। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि ई कॉमर्स हो गया, ई लर्निंग हो गया, ई बैंकिंग हो गया, एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं। तो ई कॉमर्स का मतलब बेसिकली अगर ई का मतलब देखें तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक,
यानी कोई भी चीज़ इंटरनेट के थ्रू जाती है या इलेक्ट्रॉनिकली वन डिवाइस से सेकंड डिवाइस में ये जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की अगर बात किया जाए तो बेसिकली वाणिज्य के सभी कार्यों को इलेक्ट्रॉनिक की मदद से करना या इंटरनेट पर व्यापार करने की बात करता है, तब उसे हम लोग ई कॉमर्स कहते हैं। ओके, तो बेसिकली जो भी चीज़ें ई यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मूव कर रही हैं उसको हम लोग ई की कैटेगरी में रखते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है व्यापार सेवाएँ, वो ई कैटेगरी में आता है तो नहीं आता। उपभोक्ता सेवाएँ यानी उपभोक्ताओं की सेवाएं जो होती हैं सर्विसेज, वो ई कॉमर्स में आता है नहीं आता। इंटरनेट सेवाओं की बात करें तो इंटरनेट के द्वारा किया जाता है, तो वो इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो ई कॉमर्स तो नहीं है, लेकिन वो एक तरीके का इंटरनेट दूसरी चीज़ हो गया और ई कॉमर्स दूसरी चीज़ हो गया। ई कॉमर्स में क्या होता है कि आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है, लेकिन इंटरनेट एक सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई सेवाएं यानी इलेक्ट्रॉनिक जो सेवाएं हैं वो आपका इन सब कैटेगरी में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जो है उपयुक्त होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रकाश का कुल आंतरिक परिवर्तन प्रतिबिंब। ऑप्शन बी कह रहा है प्रकाश का कुल बाहरी प्रतिबिंब। ऑप्शन सी कह रहा है प्रकाश का कुल आंतरिक अपवर्तन। ऑप्शन डी कह रहा है प्रकाश का कुल बाह्य अपवर्तन। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो TIR का जो कॉन्सेप्ट है या सिद्धांत है उसके बेस पे काम करता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ओके, इसी का फुल फॉर्म है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और किसका होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में अगर आप देखेंगे तो लाइट एनर्जी के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। ओके, जो लाइट के पल्स होते हैं वो इसमें भेजे जाते हैं, ना कि और कोई चीज़ जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश का यानी लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वही ऑप्टिकल फाइबर के रूप में वो उसी फंक्शन में काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन परावर्तन की बात कीजिए तो। ओके, तो पहला हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि डैश किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा की माप है। ओके, यानी यहाँ पे अगर देखिए तो इन चारों में से एक को फिल करना है, कैश, कैलिबर, बैज या बैंडविड्थ। तो इनमें से किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा की माप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ को अगर देखा जाए तो बैंडविड्थ को बिट्स पर सेकंड में, यानी जस्ट अ मिनट, बिट्स पर सेकंड में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, बिट्स पर सेकंड में मापा जाता है। अगर बिट्स बैंडविड्थ में ये वाला बैंडविड्थ जितना भी ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन उतने प्रॉपर तरीके से बेहतर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी मूव करेगी। जब एनर्जी उतनी मूव करेगी तो वो जो भी कम्युनिकेशन होने वाला है वो बहुत प्रॉपर तरीके से होगा। तो बैंडविड्थ जो होता है वो किसी दिए गए समय में नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की माप होता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग होता है। पिंग कमांड की अगर बात करें तो पिंग एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। पिंग जो होता है एक तरीके का वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो ये पता लगाता है कि कोई भी कंप्यूटर जो है किसी इंटरनल प्रोटोकॉल पर पहुंच रहा है या नहीं। यानी वो एक कंप्यूटर के इंटरनल प्रोटोकॉल को मेज़र करने का काम करता है। इसके लिए जो होस्ट होता है वो एक संदेश भेजता है और ये देखता है कि कितने समय बाद वो संदेश वापस आ रहा है। तो बेसिकली जो इसका अगर आप देखेंगे तो पिंग कमांड जो होता है, पहला ऑप्शन कह रहा है बिजली की आपूर्ति की जांच करने के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए। स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर में किसी प्रकार की गलती का परीक्षण करने के लिए। और ऑप्शन डी कह रहा है नेटवर्क से संबंधित समस्याओं की जाँच करने के लिए। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने की बात हो रही है। ओके, तो यही आपका हो जाएगा पिंग कमांड।
अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है मार्टिन कूपर, नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है चार्ल्स वेबेज, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है आर सैमुअल टॉमलिंसन, ओके, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टिम बर्नर्स ली ने 1989 में इसकी खोज की थी, वर्ल्ड वाइड वेब की। चार्ल्स वेबेज की अगर बात किया जाए तो चार्ल्स वेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, ओके। इन्होंने एक एनालिटिकल या अरिथमेटिक इंजन की डिस्कवरी किया था लगभग 1830 के आसपास। यही रीज़न है कि चार्ल्स वेबेज साहब को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। अगले इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? पहला कह रहा है MNS, ऑप्शन बी कह रहा है कि ISP, ऑप्शन सी कह रहा है स्प्रेडशीट्स, ऑप्शन डी कह रहा है सर्च इंजन। तो सबसे पहले सवाल के आंसर तक पहुंचने से पहले इसके फुल फॉर्म को जान लेते हैं। MNP का मतलब होता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ओके। MNP का मतलब होता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो सवाल क्या पूछा है, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली एक कंपनी होती है जो ग्राहकों को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करता है, ओके। बेसिकली एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो जैसे डायल्स अप हो गया या DSL हो गया या केबल मॉडेम हो गया या वायरलेस, ये सब जो होते हैं ये एक तरीके की कंपनियां जो होती है वो ग्राहकों को इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, वही होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है डैश एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है, ओके। इन चारों ऑप्शन में से एक्सेस, ब्रिज, क्लाइंट, कैप्चा, इन चारों ऑप्शन में से क्लाइंट जो होता है वो बेसिकली एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़ करके जानकारी का अनुरोध करता है। यानी जो क्लाइंट होता है ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जो किसी सर्वर द्वारा दी गई सेवाओं का उपयोग या उपभोग करता है और या सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो क्लाइंट की जो नेचर होते हैं, प्रकृति जो होती है एवं कार्य के आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका थिक क्लाइंट हो गया, थिक क्लाइंट, या आपका थिन क्लाइंट हो गया, या आपका हाइब्रिड क्लाइंट हो गया, ओके। ये 3 तरीके के क्लाइंट होते हैं, ओके। ये पॉइंट दिया जाए, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि डैश, जस्ट अ मिनट, अगला सवाल कह रहा है कि डैश एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक क्लाइंट कहा जाता है, ओके। तो पहला ऑप्शन कह रहा है इंट्रानेट, ऑप्शन बी कह रहा है डोंगल, ऑप्शन सी कह रहा है थर्मोस्टेट, ऑप्शन डी कह रहा है सर्वर। तो ये कह रहा है कि एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता यानी फंक्शनलिटी प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सर्वर हो जाएगा। सर्वर ही तो होगा जो किसी को सर्विस प्रोवाइड करेगा, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर सर्वर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर्वर क्या होता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है या डिवाइस है जो किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम या उसके उपयोगकर्ताओं की सेवाएं प्रदान करता है, ओके। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है डैश एक भौतिक स्थान जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भवन हो गया, कार्यालय हो गया या घर में एक साथ जुड़े उपकरणों का एक संग्रह है। यह छोटा या बड़ा हो सकता है जिसमें एक उपयोगकर्ता के साथ एक गृह संजाल यानी होम नेटवर्क से लेकर एक कार्यालय यानी ऑफिस या विद्यालय में हजारों उपयोगकर्ताओं और उपकरणों के साथ उद्यम संजाल यानी एंटरप्राइजेज नेटवर्क हो सकता है। तो ये बेसिकली बड़ा ही ये UPSC टाइप का सवाल पूछ लिया है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा है, इसीलिए काफ़ी लेंदी इसका स्टेटमेंट दे दिया है। अदरवाइज ये सवाल थोड़ा सरल ही है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन में दिया है उसके फुल फॉर्म को समझ लेते हैं, फिर सवाल पे आते हैं। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क,
लोकल एरिया नेटवर्क हो गया लैन का मतलब। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, तो ये तीनों हो गया। तो सवाल क्या पूछा है कि किसी भवन में, कार्यालय में, घर में, यानी लोकल लेवल, लोकल एरिया की बात कर रहा है। तो इतने लोकल लेवल पे अगर कोई चीज़ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो लोकल एरिया नेटवर्क ही होगा, लैन होगा। ओके, तो लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो सीमित क्षेत्रों में, जैसे एग्जांपल के तौर पे निवास हो गया, स्कूल हो गया, भवन हो गए, प्रयोगशाला हो गया यानी लेबोरेटरीज हो गया, कार्यालय यानी ऑफिस के भीतर कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। यानी इसकी बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये काम नहीं करता, ये कुछ लोकल लेवल पे ही करता है। ओके, अगर यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन की बात किया जाए तो मेट्रोपॉलिटन जो होता है वो लोकल एरिया से ज़्यादा करता है, लेकिन वाइड एरिया के नेटवर्क से ये कम करता है। तो कहने का मतलब अगर एक ऑर्डर बनाएं तो सबसे पहले आएगा लैन, लैन के बाद आपका आएगा मैन, मैन के बाद आपका आएगा वैन। यानी कहने का मतलब ये है कि लोकल एरिया जो है वो कुछ लोकल लेवल पे करेगा। इसके बाद मैन जो होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया पकड़ता है, इसका 5-10 किलोमीटर की रेंज होती होगी। वैन की बात करें तो ये 100 से 200 या 1000 किलोमीटर की रेंज को ये कवर करता है, यानी काफ़ी लंबा होता है। तो मैन जो है यानी बी वाला जो ऑप्शन है, अगर इसको देखेंगे तो ये लार्जर देन लैन, यानी इससे बड़ा होता है लेकिन इससे ये छोटा होता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैन। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि वेब विकास में, यहाँ पे कुछ फिल करना है। एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवाओं का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है। पहला ऑप्शन कह रहा है मल्टीकास्टिंग, ऑप्शन बी कह रहा है मूडल, ऑप्शन सी कह रहा है मीम, ऑप्शन डी कह रहा है मैशअप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैशअप। मैशअप जो होता है वेब विकास में, मैशअप जो है एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन है बेसिकली, जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है, मैशअप करता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग शब्द किस से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है धोखाधड़ी यानी फिशिंग से, ऑप्शन बी कह रहा है खोजी इंजन यानी सर्च इंजन से, ऑप्शन सी कह रहा है ब्राउजर से, ऑप्शन डी कह रहा है इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से। ओके, तो क्रॉलिंग की अगर बात किया जाए या इंडेक्सिंग की अगर बात किया जाए या रैंकिंग की अगर बात किया जाए तो ये तीनों क्या है, एक तरीके के सर्च इंजन है। ओके, तो ये तीनों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कोर प्रोसेसर हैं जिनसे गूगल सर्च जैसे सर्च इंजन का काम कराता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एक तरीके का क्या है, सर्च इंजन से संबंधित है। कौन? क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हब का, रिपीटर का, ब्रिज का या राउटर का? तो स्टार टोपोलॉजी में अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक केंद्रीय कनेक्शन बिंदु होता है जिसे हब नोड कहा जाता है। हब नोड, ओके, हब नोड कहा जाता है। इसी से कंप्यूटर को संयोजित किया जाता है। पूरा नेटवर्क इसी केंद्रीय नोड पर निर्भर करता है। यदि केंद्रीय नोड फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। ओके, तो इसका मतलब है कि स्टार टोपोलॉजी में अगर देखा जाए तो हब का यानी हब नोड का काम ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ADSL डैश डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगामी यानी अपसाइड या अपवर्ड दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी यानी डाउनवर्ड दिशा में प्रदान करता है। तो पहले फुल फॉर्म जान लीजिए ADSL का क्या होता है। ACDSL का मतलब होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन।
एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो गया। तो ADSL जो होता है बेसिकली एक प्रकार का डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन टेक्निक होता है जो पारंपरिक वॉइस मॉडेम की तुलना में अगर देखा जाए तो कॉपर टेलीफोन लाइंस पर तेज़ी से डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाता है। यानी ADSL को अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उच्चतर, यहाँ पे अगर आप लिखिए उच्चतर तो ये करेक्ट बैठ जाएगा। ADSL जो होता है उच्चतर डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक डाउनवर्ड दिशा की, मतलब अपवर्ड दिशा की वो अपेक्षा डाउनवर्ड लाता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर, जो डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा अगर देखा जाए तो यहाँ पे लाइट हो जाएगा। विद्युत की अपेक्षा जो है लाइट पर निर्भर होता है, जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजकों की सुविधाएं प्रदान करता है या ती है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं। तो इसका जो ऑप्टिकल फाइबर में अगर आप देखेंगे ना तो विद्युत का जो संचार होता है वो लाइट के फॉर्म में होता है, और ये TIR जो कॉन्सेप्ट था अभी मैंने आपको बताया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बेस पे ये काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाइट जो होता है ऑप्टिकल फाइबर में लाइट का ही काम होता है। ओके, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना यानी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन उदाहरण व्यावसायिक इकाइयां द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है। यह किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निजी क्लाउड यानी प्राइवेट क्लाउड। ये इतने मतलब अजीबोगरीब सवाल पूछ ले रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में कि क्या ही बोला जाए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निजी क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड की बात कर रहा है। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि क्रोम हो गया, सफारी हो गया एंड ओपेरा के बीच क्या समानता है, ये सभी क्या हैं। तो अगर क्रोम, सफारी या ओपेरा की बात किया जाए तो बेसिकली ये पहला ऑप्शन कह रहा है वेब विचारक यानी वेब ब्राउज़र हैं। ऑप्शन बी कह रहा है सर्च इंजन है। ऑप्शन सी कह रहा है कि साइट्स हैं। ऑप्शन डी कह रहा है वेब सेवाएं हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा वेब ब्राउज़र हैं। ये सभी जो हैं वो वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर और एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरबॉक्स हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, ब्रेव हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सब क्या है वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं। वेब ब्राउज़र का काम क्या होता है, तो वेब ब्राउज़र हैं जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट ब्राउजिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। तो बेसिकली ये अगर देखा जाए तो ये इंटरनेट ब्राउजिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। इंटरनेट ब्राउजिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में सभी संजाल संधियां यानी नेटवर्क नोड्स व्यक्तिगत रूप से एक केंद्रीय स्विच, हब या कंप्यूटर से जुड़ी होती है जो संदेशों पर पारित करने के लिए संचरण के एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करती है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है रिंग स्टार टोपोलॉजी। ऑप्शन बी कह रहा है रिंग टोपोलॉजी। ऑप्शन सी कह रहा है बस टोपोलॉजी। ऑप्शन डी कह रहा है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी की बात किया जाए, स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क जो होता है इसमें हब हो गया या स्विच हो गया या राउटर हो गया एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। वो टोपोलॉजी कौन सा होगा, स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किस प्रकार के मॉडेम में क्लॉक रिकवरी सर्किट होते हैं। पहला कह रहा है सिंक्रोनस मॉडल्स। ऑप्शन बी कह रहा है एसिंक्रोनस मॉडेम। ऑप्शन डी सी कह रहा है डिजिटल मॉडेम। ऑप्शन डी कह रहा है इंटरनल मॉडेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सिंक्रोनस मॉडेम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सिंक्रोनस मॉडम की अगर बात किया जाए तो इसमें डेटा के साथ क्लॉक सिग्नल भेजता है। ये डेटा से क्लॉक सिग्नल को पुनर्प्राप्त करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सर्किटरी के कारण एसिंक्रोनस मॉडेम की तुलना में अधिक महंगा भी ये होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताएं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे यक्स मॉडेम, इसके अलावा वाई मॉडेम, इसके अलावा जेड मॉडेम। ओके, ये सब क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। किसके, सिंक्रोनस मॉडेम के ये एग्जाम्पल हैं। ओके, तो सिंक्रोनस मॉडल जो होता है ये क्लॉक रिकवरी सर्किट के रूप में भी काम करता है।
अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है। पहला ऑप्शन कह रहा है ब्लूटूथ, ऑप्शन बी कह रहा है वाईमैक्स, ऑप्शन सी कह रहा है इथरनेट, ऑप्शन डी कह रहा है सेलुलर नेटवर्क। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क की बात कर रहा है, तो लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करने वाली जो वायरलेस संचार तकनीकी होती है उसको इथरनेट बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और लोकल एरिया नेटवर्क पे इसे इथरनेट बोलते हैं। और इसकी जो अभिकल्पनाएं थी या इसकी जो कल्पना की गई थी, इसको 1973 में अगर देखा जाए तो बॉब रॉबर्ट मेटकॉफ जो हैं इसकी कल्पना किए थे। ओके, जस्ट अ मिनट, ये तो हैंग कर गया भाई, पेन ही काम करना बंद कर दिया। एक मिनट, अच्छा और डिस्चार्ज हो गया, जस्ट अ मिनट, ये पेन थोड़ा सा वो बैटरी इसकी ख़त्म हो गई। ओके, तो ऐसे ही सुन लीजिए आप, ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इथरनेट हो जाएगा। इथरनेट को अगर देखा जाए तो 1973 में बॉब रॉबर्ट मेटकॉफ साहब जो थे उन्होंने इसकी अभिकल्पना की थी। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे चलें, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है। जीमेल की अगर बात किया जाए तो जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है, 5 GB, 10 GB, 15 GB या 20 GB। तो जीमेल की अगर बात किया जाए तो जीमेल जो हो वो आपका 15 GB जो है वो फ्री स्टोरेज प्रदान करता है, यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्रत्येक गूगल अकाउंट, अगर आप गूगल अकाउंट बना रहे हैं तो प्रत्येक गूगल अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो 15 GB जो होता है वो फ्री स्टोरेज क्षमता होती है, जिसे गूगल ड्राइव या जीमेल हो गया या गूगल फोटोज़ द्वारा आपस में साझा कर लिया जाता है। तो जीमेल अकाउंट बनाने पे आपको 15 GB फ्री डेटा मिलता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि संक्षिप्त नाम URL का क्या अर्थ होता है, यानी व्हाट डज द एब्रिविएशन URL स्टैंड फॉर। यानी यहाँ पे फुल फॉर्म की बात कर रहा है तो URL का मतलब होता है, अगर आप इसे देखेंगे तो इसका एक और नाम है वेब एड्रेस। URL को वेब एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि एग्ज़ाम में आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड सवाल ज़रूर पूछेगा। तो URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है यूनिक रिसोर्स लोकेटर नहीं होगा, ऑप्शन बी कह रहा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी कह रहा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लाइन, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL जो होता है ये इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी तरह के रिसोर्स या संसाधन का यूनिक बेसिकली एड्रेस होता है। ये एक तरीके का यूनिक एड्रेस होता है किसी भी रिसोर्स के लिए। ओके, यूनिक एड्रेस। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान दीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क या पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है, उपयोगकर्ताओं को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। पहला कह रहा है लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन, जो कि एक लोकल लेवल पे काम करता है। ऑप्शन बी कह रहा है वर्चुअल प्राइवेट एरिया यानी VPN। ऑप्शन सी कह रहा है एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क की बात कर रहा है EPN। और ऑप्शन डी कह रहा है स्टोरेज एरिया नेटवर्क की बात करें SAN। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। VPN जो होता है वर्चुअल प्राइवेट, यहाँ पे प्राइवेट मेंशन भी कर दिया है इस वर्ड में, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी ये जो होता है बेसिकली अगर देखेंगे तो प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार होता है और इसमें उपयोगकर्ताओं को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने या प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता
को प्रभावित नहीं करता। इन चारों ऑप्शन में वायरलेस संचार की जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी जो होती है, वो इन चारों में से कौन सा डिस्टर्ब नहीं करता या कौन सा प्रभावित नहीं करता। पहला ऑप्शन कह रहा है संकेत छीड़न, ऑप्शन बी कह रहा है बहुपाद फंडिंग, ऑप्शन सी कह रहा है अवशोषण, ऑप्शन डी कह रहा है संयोजन। तो इन चारों में अगर आप देखेंगे तो जो संकेत छीड़न है वो बेसिकली क्या करता है कि जो वायरलेस की गुणवत्ता क्वालिटी होती है, साउंड की जो क्वालिटी होती है ना, उसको डिस्टर्ब नहीं करता, उसको प्रभावित नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संकेत छीड़न, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये लेक्चर काफ़ी लेंदी है स्टूडेंट, इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो पार्ट बी अब हम लोग अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग भी इसको देखने से थोड़ा सा परहेज़ करेंगे। ओके, तो इसके बचे हुए सवाल से हमको लेकर के हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।